हम ताज़ा खबर देख रहे हैं। बहामस में रहस्यमय तरीके से लापता अमेरिकी महिला के पति को कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया है। वो कहते हैं कि वो नाव की सवारी के दौरान ऊबड़ खाबड़ पानी में गिर गई थीं। लेकिन साफ है कि जांचकर्ता मानते हैं कि इस कहानी में और भी कुछ है। ये ऑन द केस का ब्रेकिंग न्यूज संस्करण है। पेश है लॉ एंड क्राइम। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। ठीक है, आइए उस धमाकेदार जानकारी पर आते हैं जिसे हम अभी फॉलो कर रहे हैं। ब्रायन हुकर हिरासत में हैं। ये अभी-अभी रॉयल बहामियन पुलिस फोर्स की ओर से लिनेट हुकर के मामले में एक घोषणा के साथ सामने आया है। तो अधिकारी यही कह रहे हैं, उद्धरण, पुलिस जनता को सूचित करना चाहती है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक 59 वर्षीय अमेरिकी नागरिक पुरुष को शाम 7 बजे के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया गया है। बुधवार 8 अप्रैल को मार्श हार्बर में वो वर्तमान में इस मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। अब प्रेस विज्ञप्ति में पुलिस ने विशेष रूप से ब्रायन हुकर का नाम नहीं लिया है, लेकिन एसोसिएटेड प्रेस और अन्य मीडिया संस्थान अपने सूत्रों के हवाले से कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वास्तव में लिनेट हुकर का पति है। रॉयटर्स को दिए एक बयान में सहायक पुलिस आयुक्त ने यह कहा, उद्धरण, हमने उन्हें लगभग 7:30 बजे हिरासत में लिया। आज शाम अबाको में हमारे पास मौजूद पर्याप्त आधार पर उन्हें आगे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। वह आगे कहते हैं कि उन्हें एक संदिग्ध के रूप में हिरासत में लिया गया है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी साफ नहीं है कि हुक्कर के पास इस रिकॉर्डिंग के वक्त वकील है या नहीं और उन पर किस आरोप में केस दर्ज है। और आपने पर्याप्त आधार शब्द सुना, जिसे सहायक पुलिस आयुक्त ने रॉयटर्स को बताया था। हमें नहीं पता कि इस जांच में क्या सामने आया, जिससे उन्हें यह विश्वास हुआ कि ये सिर्फ वो दुखद दुर्घटना नहीं थी जैसा कि ब्रायन हुक्कर ने दावा किया था, बल्कि इससे कुछ ज्यादा था। यूएस कोस्ट गार्ड भी इसमें शामिल है और उन्होंने एपी को आपराधिक जांच शुरू होने की जानकारी दी। अब फिर से हमें ठीक-ठीक नहीं पता कि इस मामले में हालिया घटनाक्रम का कारण क्या है, लेकिन साफ है कि कुछ न कुछ चल रहा है। अधिकारियों ने शनिवार रात से ही लिनेट हुकर की तलाश शुरू कर दी थी। ब्रायन हुकर ने कहा कि वे दोनों 8 फुट की फुलाने वाली नाव पर थे, जिसमें इंजन और सख्त तली हो सकती है। वे दोनों डिंगी पर थे, जो 2 लोगों के लिए तंग थीं, जब लिनेट पानी में गिरीं। इंजन की चाबी भी उन्हीं के पास थी। ब्रायन के मुताबिक वो चाबियां भी पानी में गिर गईं और तब से उसे किसी ने नहीं देखा है। ब्रायन ने दावा किया कि उन्हें किनारे तक पैडल मारकर जाना पड़ा और इसमें कई घंटे लगे। रविवार सुबह तक वे किसी मरीना नहीं पहुंचे और तब उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। फिर पुलिस को बुलाया गया और मीडिया के मुताबिक तलाश शुरू हुई। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि वो एक बहुत ही तेज हवा वाली रात थी और सच कहें तो इतनी छोटी फुलाने वाली नाव में बाहर निकलने के लिए हालात बिल्कुल भी सही नहीं थे, क्योंकि उस समय हवा की रफ्तार 18 से 20 नॉट्स थी, जो लगभग 20 से 25 मील प्रति घंटा होती है। अब तक अधिकारियों को लिनेट हुकर का शव नहीं मिला है। उनके पति के अनुसार उनके पानी में गिरने के बाद से कई दिन बीत चुके हैं। एक बचाव अधिकारी ने एनबीसी न्यूज को बताया कि अब ये एक बरामदगी अभियान है। अब एपी ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी अधिकारियों ने लिनेट की बेटी कार्ली आइल्सवर्थ से भी पूछताछ की है और वो इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि हुकर दंपत्ति, जो अक्सर अपनी समुद्री यात्राएं सोशल मीडिया पर साझा करते थे, के बीच कथित तौर पर घरेलू हिंसा का इतिहास रहा है और खास तौर पर उन्होंने दावा किया है कि ब्रायन को गुस्से की समस्या थी और उन्होंने पहले भी उनकी मां लिनेट हुकर के खिलाफ गंभीर धमकियां दी थीं। एक मामले में उन्होंने 2 साल पहले फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि ब्रायन ने कथित तौर पर लिनेट हुकर को धमकी दी थी कि वह उनका गला घोट देंगे और उन्हें नाव से बाहर पानी में फेंक देंगे। ये जोड़ा करीब 1 दशक से समुद्र में यात्रा कर ऐसी ही जिंदगी जी रहा था। अब हमारे पास लिनेट की बेटी द्वारा लगाए गए विशेष आरोपों के बारे में और जानकारी होगी, और मैं यह बताना चाहता हूं कि इस समय ये केवल आरोप हैं। ये लिनेट हुकर के साथ क्या हुआ
इसके जवाब खोजने के बारे में हमारी कवरेज का और हिस्सा है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी से पहले रिकॉर्ड किया गया था। ये वीडियो हुकर परिवार ने 4 हफ्ते पहले बहामास से यूट्यूब पर डाला था, जिसमें वे जलमार्ग पर पैडल बोर्डिंग कर रहे हैं। इस जोड़े के सोशल मीडिया चैनल का नाम सेलिंग हुकर्स है और ये सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। वह कंटेंट बनाते हैं और ये जोड़ा कैरिबियन में कुछ शानदार जगहों पर जाने के अपने वीडियो पोस्ट करता था। उनके टिकटॉक पर लिखा है, हम बकवास से दूर निकल आए हैं। हम एक शादीशुदा जोड़ा हैं जो अपनी बेहतरीन जिंदगी जी रहा है। ये वीडियो देखकर भी ऐसा ही लगता था। ये उनका 5 दिन पुराना आखिरी टिकटॉक पोस्ट है, जिसने वे बहामास में हैं। सोशल मीडिया के मुताबिक इस जोड़े ने 3 साल पहले टेक्सास में नाव खरीदी थी। बड़ी सेलबोट है, अच्छी केबिन जिसमें रात बिता सकते हैं और लंबे सफर कर सकते हैं। हुकर दंपत्ति नौकायन में काफी अनुभवी लगते हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि उन्होंने नाव खरीदी। ब्रायन सेफ्टी हार्नेस के साथ मस्तूल पर चढ़ते हैं और लिनेट उन पर नजर रखती हैं। अगर आप ऐसी नाव चलाने जा रहे हैं और आप वही करने जा रहे हैं जो उन्होंने किया, यानी ऐसे लंबे सफर पर नाव चलाना, और बताया जाता है कि उन्होंने ये 10 साल तक किया, तो आपको वाकई में बहुत अनुभवी होना पड़ेगा। टीम बनकर रहना और एक दूसरे का ध्यान रखना जरूरी है। हुकर्स भी ऐसे ही थे। अब सुरक्षा को लेकर इस जोड़े की सतर्कता जानने के बाद शनिवार रात को कथित तौर पर जो हुआ वो थोड़ा हैरान करने वाला लगता है। ये तस्वीर बहामास से हुकर्स के आखिरी टिकटॉक वीडियो का हिस्सा थी और इसमें दोनों एक डिंगी यानी एक छोटी नाव पर सवार नजर आ रहे हैं। ये फुलाने वाली नाव है। इसका निचला हिस्सा सख्त है, पीछे इंजन लगा है और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ दोनों ही बैठ सकते हैं। पुलिस के अनुसार शनिवार रात वे 8 फुट की डिंगी पर थे, जब ब्रायन के अनुसार लिनेट पानी में गिरकर गायब हो गईं। संभवतः वे इसी नाव पर थे। पुलिस का कहना है कि ब्रायन ने उन्हें बताया कि वो और लिनेट इस डिंगी से बहामस के होपटाउन से एल्बो की जा रहे थे। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि ये जोड़ा रात 7:30 बजे बाहर गया था, जब अंधेरा था और हालात सही नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक हवा की रफ्तार 18-22 नॉट्स थी। अगर आप नाविक नहीं हैं, तो हम 20 से 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार की बात कर रहे हैं। अब ब्रायन का दावा है कि लिनेट डिंगी से गिर गईं और चाबियां उनके पास थीं, जो उनके साथ ही चली गईं। और जब आप नाव की इस तस्वीर को देखते हैं, तो फिर से देख सकते हैं कि उस पर ज्यादा जगह नहीं है और आप देख सकते हैं कि अगर कोई तेज झोंका आया हो, तो किसी का संतुलन खोना और गिर जाना बिल्कुल मुमकिन है। और ऐसा भी लगता है कि लिनेट वो इस तस्वीर में डिंगी के किनारे पर बैठी हुई हैं। तो जब आप वो कहानी सुनते हैं, तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल समझ में आता है कि यह मुमकिन है कि ऐसा ही हुआ हो। लेकिन अब लिनेट की बेटी उस स्थिति का विरोध कर रही है और वो इसका जोर शोर से विरोध कर रही है, जिसके बारे में हम जल्द बात करेंगे। लिनेट के लापता होने की रिपोर्ट कई घंटों तक नहीं की गई, क्योंकि ब्रायन को रविवार सुबह तक मार्श हार्बर, बहामास के इस मरीना तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। ये साफ नहीं है कि ब्रायन के अनुसार लिनेट कहां पानी में गिरी थी, लेकिन नक्शे में दिखता है कि मार्श हार्बर उस खाड़ी के दूसरी ओर है जहां हुकर्स जाने वाले थे। अब किनारे पर पहुंचने के बाद जांचकर्ताओं का कहना है कि ब्रायन ने किसी को बताया कि क्या हुआ था और उस व्यक्ति ने अधिकारियों को फोन किया। तब से लिनेट की खोज हवा, समुद्र और जमीन पर जारी है। इस जोड़े ने खुद कहा था कि वे अपनी जिंदगी का बेहतरीन समय बिता रहे थे। उनकी नाव का नाम सोलमेट है और वे समुद्र में यह जीवन 1 दशक से जी रहे थे। ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट था और मुझे पता है कि ये बात बहुत सी ट्रू क्राइम कहानियों में घिसी पिटी लगती है, लेकिन यहीं पर चीजें थोड़ी चिंताजनक हो जाती हैं, क्योंकि लिनेट की बेटी अब सामने आकर कह रही है कि इस जोड़े के लिए सब कुछ परफेक्ट नहीं था। लिनेट की बेटी कार्ली ऑयल्सवर्थ मिशिगन में रहती है। ब्रायन उसके सौतेले पिता हैं। उसने एनबीसी न्यूज को बताया कि उसकी राय में उसकी मां, जो एक अनुभवी नाविक और फिट इंसान हैं, कि बस यूं ही नाव से गिर जाने की संभावना नहीं है। इसके अलावा ऑयल्सवर्थ ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला दावा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकर्स का घरेलू हिंसा का इतिहास रहा है। उसने आगे कहा, और ये फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में है, कि ब्रायन हुकर ने पहले कथित तौर पर लिनेट को गला घोंटने और उन्हें नाव से फेंकने की धमकी दी थी। उद्धरण, इससे मुझे यकीन होता है कि कहानी में और भी है, उसने इंटरव्यू में कहा। और वो यही नहीं रुकी। उसका कहना है कि यह घटना, जिसमें ब्रायन ने लिनेट को गला घोंटने
और नाव से फेंकने की धमकी दी थी, 2 साल पहले हुई थी। मैं आपको बता दूं कि पृष्ठभूमि जांच में कि ब्रायन और लिनेट हुकर के संबंध में मुझे कोई गिरफ्तारी या आरोप नहीं मिले। ये केवल आरोप हैं जो लिनेट की बेटी ने सार्वजनिक रूप से लगाए हैं। ऑयल्सवर्थ जो बेटी है बताती है कि ब्रायन ने रविवार को जब उसकी मां गायब हुई उसे फोन कर ये खबर दी, और वो कहती है कि जब ब्रायन ने उसे फोन किया तो उसकी आवाज सपाट और शांत लग रही थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें किसी गड़बड़ी का शक है, तो ऑयल्सवर्थ ने फॉक्स न्यूज से कहा, अभी थोड़ा सा। आइल्सवर्थ कहती हैं कि वो ब्रायन को बचपन से जानती हैं। करीब 4 साल की उम्र में ब्रायन ने उनकी मां से शादी कर उनके पापा की जगह ले ली। फॉक्स न्यूज इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ब्रायन हमेशा घर के नियम बनाते हैं और उनके अंदर गुस्सा है जिसे वे अब तक संभाल नहीं पाए हैं। उन्होंने उन पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी एक बेटी का गला दबाया था, लेकिन ये आरोप पुलिस या जांचकर्ताओं ने पुष्टि नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि इन आरोपों के आधार पर ब्रायन हुकर के बारे में उनकी अपनी सौतेली बेटी द्वारा बहुत ही कड़े शब्दों और गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आइल्सवर्थ अब अपनी मां के साथ जो हुआ उसकी पूरी जांच की मांग कर रही हैं, लेकिन ब्रायन अब एक सार्वजनिक बयान दे रहे हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सौतेली बेटी का दावा है कि ब्रायन ने फोन पर बताया कि अधिकारियों को फ्लोटेशन डिवाइस मिला जिसे उन्होंने उसकी मां को पानी में गिरने पर फेंका था। एनबीसी न्यूज के मुताबिक स्थानीय फायर और रेस्क्यू प्रमुख जो शनिवार रात से लिनेट को खोज रहे थे अब इसे रिकवरी ऑपरेशन मान रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने एनबीसी को बताया कि वो इस मामले में सहायता प्रदान करने के लिए बहामियन अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। और आज सीबीएस न्यूज ने बहामास में ब्रायन हुकर को ढूंढ निकाला। ये एक वीडियो है जिसे ऑनलाइन पोस्ट किया गया है जिसमें ब्रायन एक पार्किंग लॉट में खड़े नजर आ रहे हैं और उन्होंने ब्रायन से उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन उन्होंने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, मैं अप्रत्याशित समुद्री लहरों और तेज हवाओं में हुई नाव दुर्घटना से बेहद दुखी हूं, जिसमें मेरी प्रिय लिनेट बहामास के एल्बोकी के पास डिंगी से गिर गईं। बचाने की कोशिशों के बावजूद तेज हवाओं और धाराओं ने हमें दूर कर दिया। हम अब भी उनकी तलाश में हैं। यही मेरी प्राथमिकता है। हमारा परिवार बहामास के लोगों की मदद के लिए दिल से आभारी है, खासकर होप टाउन वॉलंटियर फायर एंड रेस्क्यू टीम, रॉयल बहामास पुलिस फोर्स, रॉयल बहामास डिफेंस फोर्स और यूएस कोस्ट गार्ड का, जिन्होंने लिनेट को हमारे पास वापस लाने के लिए लगातार मेहनत की है। इस कठिन समय में लिनेट को अपनी दुआओं में रखने और हमारे परिवार को समर्थन देने के लिए सभी का धन्यवाद। उद्धरण समाप्त। मैंने ब्रायन हुकर से उनकी सौतेली बेटी के इंटरव्यूज में लगाए आरोपों पर प्रतिक्रिया पूछने के लिए संदेश भेजा था। हम कार्ली आइल्सवर्थ, उनकी सौतेली बेटी से भी संपर्क में हैं और उन्हें बात करने का निमंत्रण दिया है, जो अभी भी खुला है। अब इस मामले पर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं माइकल विंकलमैन, समुद्री कानून के वकील। जब भी हम कैरेबियन से जुड़े इन मामलों को कवर कर रहे होते हैं, आपको लॉ एंड क्राइम पर पाकर हमेशा अच्छा लगता है। ब्रायन हुकर की कहानी। वे इस डिंगी पर हैं और वे कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में हैं। वे बताते हैं कि लिनेट गिर जाती हैं, चाबियां उसके साथ चली जाती हैं और फिर उन्हें चप्पू चलाकर किनारे लौटना पड़ता है। पानी और जिन मामलों पर आप काम करते हैं, उन्हें जानकर, मेरा मतलब है, वो जो कहानी बता रहे हैं, वो कितनी विश्वसनीय लगती है आपको इस समय? ज़्यादा नहीं, मैं उसे बिना उचित प्रक्रिया के दोषी नहीं ठहराना चाहता, इसलिए उसे शक का फ़ायदा देना चाहता हूँ। लेकिन मेरी नज़र में उस कहानी में निश्चित रूप से बहुत सारी खामियाँ हैं। मेरा मतलब है, सच में कृष ये 2 में से एक चीज़ है। या तो ये एक भयानक हादसा है या फिर ये भयानक जुर्म है। ऐसा नहीं कि वहाँ लाखों थियरीज़ होंगी, अगर मान लें कि ये जुर्म नहीं सिर्फ़ हादसा है। ये अनुभवी नाविक है, जिन्हें समुद्र की स्थिति पता होती है। फिर आप अपनी डिंगी लेकर किनारे तक क्यों जाते हैं? शायद ऐसा हालात खराब होने के कारण हुआ। अगर आप अनुभवी नाविक हैं, तो खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालेंगे जब तक कि वो अचानक या अनजान तूफान ना हो। मेरी रिसर्च के अनुसार वहाँ एक ज्ञात शीत मोर्चा गुजर रहा था और ठंडे मोर्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है। सबसे पहले तेज तूफान आते हैं, तो वहाँ जरूर कुछ कमियां हैं कृष। मैं हालात के बारे में सोच रहा हूँ। 18-20 नॉट यानी 20 से 25 मील प्रति घंटे की तेज हवाएं जो नाविक नहीं हैं उनके लिए। मेरा मतलब है, जब आप उनके YouTube चैनल को देखें, उन्होंने बहुत कुछ डाला है।
और आप देख सकते हैं कि उन्हें पता है कि वे क्या कर रहे हैं। मेरा मतलब है, उन्होंने कुछ गंभीर यात्राएं की हैं। सोचिए, कोई उन हालात में छोटी नाव लेकर बाहर जाए, कितना हैरान करने वाला है। हाँ, बिल्कुल, बहुत हैरान करने वाला है। जब तक कि वे तूफ़ान से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हों, मेरे लिए यह मुमकिन है कि शायद वे ज़मीन पर पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। अगर ऐसा होता, तो आप सोचते कि वे पहले ही जा चुके होते। हाँ, रात 7:30 बजे बाहर अंधेरा हो जाता है। आप जानते हैं, इसमें ये बात है, ऐसा नहीं लगता कि ये वही चीज है जिसे वे लोग करेंगे जो नियमित रूप से सुरक्षा का पालन करते हैं, जैसा कि लगता है कि वे करते हैं। साथ ही कितना संभव है कि हम लिनेट हुकर का शव पाएंगे। मुझे पता है कि स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि अब ये एक शव बरामदगी अभियान है। कुछ दिन हो चुके हैं। ब्रायन के अनुसार वो रात में डिंगी से पानी में गिर गई थीं। इस जांच में आमतौर पर क्या होता है? आंकड़े दिखाते हैं कि अगर 24 घंटे में नहीं मिले, तो बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मेरा मतलब है, मुझे भी लगता है ब्रायन की कहानी में कई झोल हैं, जैसे उसका पानी में गिरना और उस तक ना पहुंच पाना। मैं जानता हूं कि अगर मेरी पत्नी पानी में होती, जहाज पर लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए थी। मेरा मतलब है, मैं पूरी कोशिश करता, शायद खुद भी पत्नी को बचाने पानी में कूदता। मेरी नज़र में और भी झोल हैं। इस समय अगर आप बहामस के अधिकारी हैं और जांच कर रहे हैं कि क्या हुआ, तो आपके पास अब तक कोई शव नहीं मिला है। ये सब रात में हुआ। उसके पास जहाज की चाबी नहीं है। वो कहता है कि वह पैडल से वापस मार्श हार्बर जाता है। मेरा मतलब है, आप इस जांच को कैसे आगे बढ़ाते हैं ताकि पता लगा सकें कि उसकी कहानी सच है या नहीं। हाँ, मेरा मतलब है, यही तो बुनियादी अपराध जाँच है। बेशक, मैं हमेशा सिविल पक्ष में रहता हूँ। जब लोग घायल होते हैं, तो मैं उन्हें सिविल मामलों में प्रतिनिधित्व करता हूँ। आखिरकार, मेरी और आपराधिक अधिकारियों की जाँच में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस आपके पास सीमित डेटा सेट होगा। मेरा मतलब है, मुख्य बात ब्रायन की कहानी होगी और यह कि क्या वे उस पर यकीन करते हैं। अगर उनका ब्लड अल्कोहल लेवल चेक हो जाता, तो पता चलता कि वो नशे में था या नहीं, लेकिन वे वहाँ क्यों जा रहे थे? क्या वे वहाँ खराब मौसम से बचने के लिए जा रहे थे या वे वहाँ बार जाने के लिए जा रहे थे? मेरा मतलब है, मैं मियामी का रहने वाला हूँ। मैंने बहामा और कैरेबियन में काफ़ी समय बिताया है। वहाँ ज़मीन पर कई मज़ेदार बारें हैं। बेटियों ने कहा कि वे शराब पीते थे और उनके रिश्ते में अस्थिरता थी। आप जानते हैं, आप निश्चित रूप से बेटी का भी इंटरव्यू करना चाहेंगे। मुझे पता है कि एफबीआई भी इसमें शामिल है। तो मुझे लगता है कि रॉयल बहामियन अधिकारियों और एफबीआई के बीच उनके पास छानबीन करने के लिए कुछ डेटा होगा। और सवाल यह है कि क्या ये ब्रायन पर वास्तव में कोई अपराध का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त होगा? या जब सारा डेटा छानबीन कर लिया जाएगा, तो क्या लोग यह तय करेंगे कि यह दुर्घटना थी? सौतेली बेटी ने इंटरव्यूज में जो आरोप लगाए, उसमें वो काफी आक्रामक हो गई है। वो खुलकर कह रही है कि उसके मुताबिक रिश्ता सोशल मीडिया पर जितना परफेक्ट दिखता था, उतना नहीं था, और उसमें कथित तौर पर घरेलू हिंसा का इतिहास था। उसने उनके शराब पीने और रिश्ते में अस्थिरता को लेकर आरोप लगाए हैं। इसका कितना असर पड़ता है? अगर आप बहामियन अधिकारियों को जानते हैं, तो वे इस मामले को कैसे संभालते हैं? क्योंकि उसने फॉक्स न्यूज को बताया कि उसने उन्हें कॉल किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। उसके पास एक वकील भी है। उस पल में पता लगाने की कोशिश कि लिनेट हुकर जहाज से कैसे गिरीं, इसका कितना असर हो सकता है? मुझे लगता है कि इसका काफ़ी असर पड़ता है। मुझे लगता है उसका नाम कार्ली था और कार्ली साफ तौर पर सामने आकर एक बहुत मजबूत कहानी बता रही है, जिसमें एक बहुत ही उतार-चढ़ाव भरे रिश्ते की बात हो रही है। ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और उनका रिश्ता बहुत अस्थिर था। और ये निश्चित रूप से वे कारक हैं जिनकी कोई भी जांच एजेंसी जांच करेगी और उन्हें काफ़ी महत्व देगी, ताकि सच में इस पहेली के टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर सामने लाई जा सके। और ऐसा लगता है कि आप जानते हैं, इसका दूसरा पहलू भी है। उसने कहा कि ब्रायन की आवाज एक जैसी और शांत थी जब उसने उसे यह खबर देने के लिए फोन किया था। मुझे नहीं पता, अगर मुझे वो फोन कॉल करनी होती तो मैं कैसे प्रतिक्रिया देता। उसी समय ये वही व्यक्ति है जिसने जाहिर तौर पर बहुत लंबा रास्ता पैदल करके किनारे तक पहुंचा, क्योंकि उसके पास इंजन की चाबी नहीं थी जब वो पानी में गिर गई थी। और उसने फेसबुक पर यह बयान जारी किया। फेसबुक पर बयान जारी करना किसी लॉ फर्म के जरिए बयान जारी करने के मुकाबले काफी अनौपचारिक तरीका है, लेकिन पढ़कर लगा जैसे ये वकील ने लिखा है। मुझे उसकी पृष्ठभूमि नहीं पता, लेकिन उसने सभी संबंधित विभागों को धन्यवाद दिया और कहा
कि मेरा परिवार इसकी सराहना करता है। मुझे ये बयान पढ़कर ऐसा लगा जैसे ये पेशेवर तरीके से लिखा गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई बुरी बात है, लेकिन उस बयान में आपके लिए क्या खास बात थी? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ क्रिश। मैंने वो बयान पढ़ा है, वो बहुत छोटा था, वो बहुत संक्षिप्त था, उसमें ज़्यादा भावनाएँ नहीं थी। अगर आप उसे संदेह का लाभ दें, तो हो सकता है वो सदमे में हो और बयान किसी और ने लिखा हो। लेकिन वो बहुत सामान्य लगा, जैसे चैट जीपीटी बताएगा, है ना? ऐसी स्थिति में। और जब उसने कहानी सुनाई, तो वो ठंडा और एक ही सुर में था। फिर से संदेह का लाभ देने पर लगता है कि हाँ, वो सदमे की स्थिति में है। मेरे अनुभव में और शोक संतप्त परिवारों से मिलते हुए, मैंने ऐसे भयानक आघात झेलने वालों में वो प्रतिक्रिया आमतौर पर नहीं देखी। जो प्रतिक्रिया मैं आमतौर पर देखता हूँ, वह है जबरदस्त दुख, बेहद अभिभूत होना, जबरदस्त उदासी और बहुत सारे आंसू। और अगर वो प्रतिक्रिया नहीं दिखती, तो क्या वो चिंता की बात है? बिल्कुल। लेकिन फिर भी साफ तौर पर कहूँ, मुझे लगता है कि ब्रायन को विधि सम्मत प्रक्रिया का अधिकार मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इसकी तह तक जाना चाहिए। बेशक आप और मैं बस अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारी चिंताजनक बातें हैं, जो किसी समस्या की ओर इशारा करती हैं। आप बस सोचिए। मेरा मतलब है, मैं बस सोचता हूं कि अगर उसकी कहानी सच है, तो वो अनुभव कैसा रहा होगा। मेरा मतलब है, आप सोचिए कि जिस महिला को आप अपनी जिंदगी का प्यार कहते हैं, वो पानी में गिर जाती है और आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि धारा आपको दूर धकेल रही है और फिर आपको पैडल करके किनारे आना पड़ता है। ये सुनकर वाकई डरावना और दुखद लगता है, अगर सच में हुआ हो। वैसे भी ये दुखद है। अगर आप उसके वकील होते, तो वकील उसे इस समय क्या सलाह देता? वह विदेश में है। अब ये सिर्फ ऐसा मामला नहीं है कि आपकी पत्नी जहाज से गिर गई, क्योंकि आपकी सौतेली बेटी बहुत गंभीर आरोप लगा रही है, जिससे जांच के दौरान आप पर दबाव और बढ़ गया है। जैसे आमतौर पर आप उसकी स्थिति में किसी को क्या सलाह देंगे? कृष, मेरे लिए ये मुश्किल सवाल है क्योंकि मैं सिविल पक्ष में हूँ और आमतौर पर केस आगे बढ़ाता हूँ। क्रिमिनल डिफेंस वकीलों का विश्लेषण अलग होता है। वे नहीं चाहते कि उन पर आरोप लगे। ब्रायन ने शायद उसे कबूल किया हो कि उसने ये किया है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि ये बात उजागर कर सके। यह कहने के बाद मान लेते हैं कि ये सच में एक हादसा था। वो मेरा क्लाइंट था। मैं चाहता था कि वो टीवी पर आकर अपनी कहानी बताए कि क्या हुआ। क्योंकि आज की दुनिया में आप जानते, कहानी बहुत जल्दी बदल जाती है। तो अगर आप ज़रूरी नहीं कि कहानी को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप सच बाहर लाना चाह रहे हैं, तो सच बाहर लाइए। आपके साथ बैठिए, क्रिस से बात करिए, बताइए कि क्या हुआ और ये क्यों हुआ। मैं शुरुआत में हैरान था, ये मेरी ज़िंदगी का प्यार है। काश मैं उसके पीछे पानी में कूद गया होता, लेकिन सबके सामने रखें। मेरे लिए जब आप ऐसा करते हैं, बजाय ठंडे और सख्त बयान जारी करने के, तो ये और भी बड़ी खतरे की घंटी है। बिल्कुल, हमने उनसे संपर्क किया था। मुझे लगा था आपने किया होगा। वो हमारे शो में आ सकते हैं, आप जानते हैं, और हम उनकी कहानी भी सुनना चाहेंगे। भले ही हमें पता है कि ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल समय है, जो कुछ भी वो आरोप लगा रहे हैं। क्या इस समय उनके लिए, जैसे कि बहामास की अथॉरिटीज इन मामलों में कर रही हैं, और मुझे पता है कि आप सिविल साइड पर हैं, तो क्या वो जाने के लिए आजाद हैं? मेरा मतलब है, उन पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन बहामास के अधिकारियों के हिसाब से जब तक खोज जारी है, क्या वो अमेरिका लौटने के लिए स्वतंत्र है? तो जो मैंने अभी तक देखा है, उसमें कोई भी आरोप दर्ज नहीं किए गए हैं। मुझे पता है कि बहामास के अधिकारी अक्सर ऐसा कहते हैं कि देखिए, हम नहीं चाहते कि आप द्वीप छोड़ें। व्यवहारिक रूप से, कानूनी रूप से क्या वो द्वीप छोड़ सकते हैं? हाँ, अगर वे चाहते तो उसे विमान या नाव पर चढ़ने से रोक सकते थे। बिल्कुल। लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि उस पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है, मुझे लगता है कि वह देश छोड़ने के लिए स्वतंत्र है। और आप सोचते हैं, मेरा मतलब है, अगर आप जानते हैं, अगर उसके पास कोई वकील है, कोई उसे सलाह दे रहा है, तो अगर वो इस समय देश छोड़ता है, तो वो किस तरह का संदेश देगा? भले ही वो पूरी तरह से निर्दोष हो और ये एक भयानक भयानक हादसा हो। इन तरह की खोजों और ऐसे मामलों को लेकर बहामास के लोग कैसे होते हैं? यह जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। बहुत से नाविक, सिर्फ हुकर्स नहीं, मैं भी साउथ फ्लोरिडा में रहता था। वहां से नाव लेकर बहामास के वेस्ट एंड जाना बहुत आसान है। ऐसे मामलों में बहामास के लोग कैसे हैं? मुझे लगता है वे बहुत अच्छे और जोशीले हैं। मैंने दर्जनों बार उनके साथ काम किया है। वे हर स्थिति की तह तक जाते हैं और अक्सर एफबीआई के साथ मिलकर काम करते हैं। वे अपने काम में माहिर हैं, खासकर रॉयल बहामास मैरिटाइम एजेंसी में। वे हादसों की जांच में निपुण हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे क्रूज लाइनों से जुड़े हो सकते हैं। ये क्रूज शिप का मामला नहीं है, लेकिन क्रूज इंडस्ट्री ने इस क्षेत्र में काफी समय, मेहनत और पैसा लगाया है। मैं नहीं कह सकता कि ये सच है, पर मुझे लगता है वे अच्छे हैं और इसकी तह तक पहुंचेंगे।
उनके पास सीमित डेटा है, देखते हैं वो क्या पता लगाते हैं। और जब बात आती है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की, एफबीआई की, मुझे पता है कि उन्होंने, आप जानते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वे अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। साफ है, ये बहामस का मामला है। आप सही कह रहे हैं, वे इसमें माहिर हैं और अनुभवी भी। लेकिन जब स्टेट डिपार्टमेंट या एफबीआई मदद की बात करती है, तो वो असल में कैसी होती है? तो मेरा मतलब है हाँ, ये बहामा में हुआ, तो ये बहामा का मामला है, लेकिन ये एक अमेरिकी नागरिक के साथ हुआ। इसलिए एफबीआई के पास अधिकार क्षेत्र है और वे जितना चाहें उतना या जितना कम चाहें शामिल हो सकते हैं। स्पष्ट है, एफबीआई पहले से ही व्यस्त है। लैनेट के गायब होने पर जरूरी नहीं कि वह उनकी पहली प्राथमिकता हो। तो मेरा मानना है कि एफबीआई के नजरिए से अगर इसमें पर्याप्त संसाधन लगाए गए हैं, तो वे उसी पर भरोसा करेंगे। अक्सर लापता लोगों के मामले में कोस्ट गार्ड तुरंत शामिल होकर ग्रिड क्षेत्र बनाता है और पूरी तलाश और जांच चलाता है, या जैसा यहाँ कहा जाता है, बरामदगी अभियान चलाता है। मुझे कोस्ट गार्ड के प्रयासों की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वे शव खोजने में बहुत माहिर है। उम्मीद है वे कुछ हद तक बचाव कार्यों में शामिल रहे होंगे। हाँ, आप अभी भी इस पर सोचते हैं? आप जानते हैं, इन मामलों में अक्सर शव नहीं मिलते। आप जानते हैं, हाल ही में बार्सिलोना में हमारे पास एक मामला था जिसमें एक अमेरिकी कॉलेज छात्र की मौत हो गई थी और उसका शव किनारे पर आ गया था। मैं सुदीशा कनांकी के बारे में सोचता हूं, जो डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी कॉलेज छात्रा थीं और वसंत अवकाश के दौरान कुछ होने के बाद उनका शव किनारे पर वापस नहीं आया। इन मामलों में जब आप उस जलमार्ग और इलाके को देखते हैं जहां ब्रायन ने ये सब होने की बात कही, तो इसे इतना मुश्किल क्या बनाता है? वास्तव में किसी की बरामदगी होना इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है? देखिए, ये तो भूसे के ढेर में सुई ढूँढने जैसा है। मेरा मतलब है, आपके पास हवाएँ हैं, समुद्री धाराएँ हैं और ये भी देखना है कि क्या शव में पानी भर गया और तुरंत डूब गया या नहीं। आपके पास लाखों संभावनाएँ हैं, लेकिन सबसे अहम ये है कि ये इलाका बहुत बड़ा है और हर मिनट ये और बढ़ता जा रहा है। कोस्ट गार्ड बहुत शानदार है, लेकिन वे भूसे के ढेर में सुई ढूँढने जैसी कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सवाल आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन कार्ली, जो सौतेली बेटी है, ने फॉक्स न्यूज इंटरव्यू में कहा कि उसके पास वकील है। तो इस समय उसके लिए एक वकील क्या भूमिका निभा रहा होगा? साफ है, ये उसकी जैविक मां है और उसके सौतेले पिता भी हैं, जो लंबे समय से उसकी जिंदगी में हैं। और मुझे पता है कि ऐसा नहीं लगता कि उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब ये खोज चल रही है, तो उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए वकील की क्या भूमिका होती है? मुझे लगता है अगर उसने वकील रखा तो वकील जांच में पूरी तरह शामिल होने की कोशिश करेगा। असल में ये वही करेगा जो कार्ली खुद कर सकती है, जैसे फोन उठाना या अधिकारियों को कॉल करना। सैद्धांतिक रूप से अगर वो केस दर्ज करना चाहें, एक सिविल केस, तो उनके पास समन जारी करने की शक्ति होगी, जिससे वो और जानकारी प्राप्त कर सकें। वो उसका बयान ले सकती हैं ताकि और सवाल पूछ सकें। तो एक वकील बहुत कुछ कर सकता है। शायद अभी इसके लिए थोड़ा जल्दी है, लेकिन हाँ, एक सिविल वकील जांच को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। जरूरी नहीं कि ये तुरंत हो, लेकिन लंबी अवधि में ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर अब से 6 महीने बाद भी सवाल जवाबों से ज्यादा है, तो वह निश्चित रूप से मुकदमा दायर कर सकती है। वो निश्चित रूप से एक वकील को बैठाकर उसका औपचारिक शपथ पूर्वक बयान दर्ज करवा सकती है, जो मूल रूप से सवाल जवाब का सत्र होता है, ताकि और जानकारी मिल सके। साथ ही किसी भी तरह के रिकॉर्ड हासिल किए जा सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या उसने अपनी पत्नी के नाम कोई जीवन बीमा पॉलिसी ली थी। क्या कोई जीवन बीमा भुगतान किया गया था? तो निश्चित रूप से एक सिविल वकील जांच में और गहराई से जा सकता है। हाँ, और वित्तीय मामलों पर यह एक अच्छा मुद्दा है। हमें वास्तव में पता नहीं है। मेरा मतलब है, इस समय वे रिटायर हो चुके हैं। वे निश्चित रूप से बहुत यात्रा करते हैं और उनके पास ये सेलबोट भी है। इस तरह की खोज कितने समय तक चलती है? मुझे पता है कि हम रिकवरी के चरण में हैं। शनिवार रात को ये कथित रूप से हुआ था और अब हम बुधवार को बात कर रहे हैं। अगर ये अभी भी जारी है तो मुझे हैरानी होगी। अनुभव से आमतौर पर 24-48 घंटे की अवधि मिलती है, कभी-कभी 72 घंटे तक भी। अब जब हम इतना समय बीत चुका है, मुझे लगता है ये खत्म होने वाला है। हाँ, अभी भी कई सवाल हैं। माइकल विंकलमैन, समुद्री मामलों के वकील, लॉ एंड क्राइम पर आपका अनुभव हमारे लिए उपयोगी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद क्रिश, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये था ऑन द केस, जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर सब्सक्राइब करें और अब पीकॉक पर भी देखें। मैं क्रिस स्टुअर्ट हूं। फिर मिलेंगे।